नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस क्लास में दोस्तों हम करने वाले हैं अपना जो हमारे युद्ध अभ्यास की सीरीज चल रही थी उसके हम 22 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इस 23rd नंबर के प्रैक्टिस सेट में हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उन पे बात करेंगे दोस्तों। और हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज की क्लास में आप मुझे बताना, क्योंकि हम ये रिज्यूम अपना आई थिंक 10 दिन के बाद रिज्यूम कर रहे हैं अपना जो युद्धाभ्यास की सीरीज है। उस बीच हमने कुछ चैप्टर किए थे जो हमारे छूट गए थे दोस्तों सिलेबस में, जिसमें स्टैटिस्टिक्स था और एक आपका जो अलजेब्रा वाला चैप्टर था वो था। ज्योमेट्री मैंने आपको कराने को बोला था, लेकिन ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैंने इसमें ही ऐड कर लिए हैं क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपके एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी 2017 में आए हुए हैं। उन क्वेश्चन को मैंने आपको प्रीवियस ईयर जब प्रैक्टिस सेट कराया था तब भी करा दिए थे, और अब इन वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम उनको एक एक करके ऐड करते जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उनको पढ़ते जाएंगे। आज की इस क्लास में हम 23rd नंबर प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके सामने जो है आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, हमें 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको कितनी है गुणनखंडों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताने हैं कितने हैं। मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना बताया था। मैंने आपको ये भी चीज समझाई थी कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है, वो सारी चीज मैंने आपको बताई थी। इस क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको दो तरीके से करने बताया था। या तो आप बेसिक से कर सकते हैं इस तरीके से जैसे हम बचपन से करते हुए आए हैं, या एक तरीका और है, आप इसको सिंपल तरीके से अपनी समझ से कर सकते हैं। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 175 गुणा 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से लिख सकता हूँ। इसको 175 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे भैया 25 सत्ते 175 होते हैं, यानी कि 25 गुणा 7 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। ये बात आपको समझ में आ गई। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 5 गुणा 5, और गुणा ये हो जाएगा 7, गुणा ये हो जाएगा 5, गुणा हो जाएगा ये 2। अब आप देखोगे, देखो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है, गुणा 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 3 है, गुणा 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर 1 है। आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें घात में एक प्लस करके उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो चौक 12 और 12 चौक कितने होते हैं, आप बोलोगे दो चौक 8 होते हैं, सॉरी 2 गुणा 4 हो जाएगा, और गुणा आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माफी चाहूंगा, कभी कभी टंग फ्लैश हो जाती है। 2 चौक 8, 8 दूनी 16 आपके पास आंसर हो जाएगा, इसका 16 सही उत्तर हो जाएगा, यानी 16 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरी बात अगर मैं आपसे बताता हूँ, थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको अगर मैं बताता हूँ दोस्तों, देखो 24 के मुझे फैक्टराइजेशन करना है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि जितने भी उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो बताता चलूं। 24 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आप इसे बोलोगे भैया आप इसको 6 गुणा 4 लिख सकते हो, और 6 गुणा 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 लिख सकते हैं आसानी से। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो गया। मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिया है, मैं उससे आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको घात में एक प्लस कर देना होता है और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, आप बोलोगे 4 दूनी 8 फैक्टर, भैया इसके हो जाएंगे 8 फैक्टर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दूसरे नंबर के, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इवन फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या करना होता है दोस्तों, नंबर ऑफ इवन फैक्टर को निकालने के लिए हमें जो इवन वाली पावर है उसमें एक जोड़ना नहीं होता। तो जो इवन वाली पावर है उसको ऐसे ही लिख देंगे और बाकी इसमें एक प्लस एक कर देंगे। तो तीन दूनी कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे दोस्तों, छह। अब आप मुझे बोलोगे कि भैया आप इसको बताओ प्रूफ करके कैसे हो जाएंगे छह। तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे भैया इसको लिख सकते हैं, देखो ये दो से कट जाएगा, बिल्कुल आसानी से, ये तीन से भी कट जाएगा, ये चार से भी कट जाएगा, ये छह से भी कट जाएगा, ये आठ से भी कट जाएगा, ये 12 से भी कट जाएगा और ये 24 से भी आपका कट जाएगा। अब आप देखो कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और एक 24, और ये एक से भी कट जाएगा, तो हम इसमें एक और लिखेंगे ना, तो एक से भी कट जाएगा तो एक और लिख देते हैं। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे, कितने फैक्टर हो गए, आठ फैक्टर हो गए। तो आठ के आठ फैक्टर हमने कैसे कर दिए, एक, दो, तीन, चार, छह, आठ, 12 और 24। अब आप देखो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके, आप इसमें देखो कि इवन फैक्टर कितने हैं, देखो दो इवन है, चार इवन है, छह इवन है, आठ इवन है, 12 इवन है और 24 इवन है। तो इवन फैक्टर कितने हो गए, चार हो गए। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ओड फैक्टर की, नंबर ऑफ, अगर मैं ओड फैक्टर की बात करता हूं, ओड की यानी विषम की बात करता हूं, तो हमें क्या करना होता है, जो इवन वाली पावर है उसको छोड़ देते हैं दोस्तों, और जो ओड वाली पावर है उसमें प्लस वन करके लिख देते हैं। प्लस वन करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया दो हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, ओड फैक्टर का दो हो जाएगा। आपको उस बात समझ में आ गई होगी आसानी से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा जो दो है उस प्रश्न को चलते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाता जाऊं, जिससे आपको अगले जो कॉन्सेप्ट आपका जो आगे आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से हल कर लो। क्वेश्चन नंबर दो की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर दो क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो और पांच दोनों से विभाजित है। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या दो और पांच से विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो संख्या इसके एलसीएम से भी विभाजित हो जाएगी, यानी वो संख्या 10 से भी विभाजित हो जाएगी। और आप मुझे देख रहे होंगे इसमें केवल और केवल एक ही संख्या ऐसी है जो 10 से विभाजित हो रही है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आठ से विभाज्य नहीं है। अब आठ से विभाज्य का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि आपको दो तीन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। सबसे नंबर एक है आपका जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है। हर एक संख्या का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। जैसे आप, अगर मैं बात करता हूँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अगर मैं दो संख्या से, कोई संख्या अगर दो से डिवाइड है तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें लास्ट की संख्या क्या देखनी होती है, लास्ट डिजिट चेक करनी होती है। अगर लास्ट डिजिट आपकी दो से विभाज्य है तो पूरी संख्या दो से डिवाइड है। उसके बाद अगर आप चार की बात करते हैं, चार की, तो चार को चेक करने के लिए आपको लास्ट की दो डिजिट चेक करनी पड़ती है। लास्ट की दो डिजिट अगर चार से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या चार से डिवाइड हो जाएगी। अगर आठ की मैं बात करता हूं तो इसमें हमें लास्ट की तीन डिजिट चेक करनी होती है। लास्ट के तीन डिजिट अगर हमारी आठ से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी आठ से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं 16 की बात करता हूं तो लास्ट की हमें कितनी डिजिट चेक करनी होती है, चार डिजिट हमें चेक करनी होती है। अगर चार डिजिट हमारी 16 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी चार से आठ 16 से विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें आठ से विभाज्य नहीं है तो आपको चेक करनी है बाद के तीन डिजिट। देखो ये बाद के तीन डिजिट है, 344 क्या हमारा आठ से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो आठ चौक 32 होते हैं और दो बचेगा, आठ छंग आठ 24 हो जाएंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये चेक करके देखो, अगर मैं आठ से डिवाइड करूं, आठ छंग 48 होते हैं, यहाँ पे आपके पास छह बचेगा, आठ अट्ठे 64 हो जाएंगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये चेक करके देखो, आठ सत्ते 56 और आठ छंग 48, ये भी हो जाएगा। हमारे पास सी ऑप्शन केवल और केवल ऐसा ऑप्शन है जो आठ से डिवाइड नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हम कौन से पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर बात करते हैं दोस्तों चार पे। चार नंबर प्रश्न आपको क्या कहना चाह रहा है, दो की पावर दो गुणा तीन की पावर पांच गुणा पांच की पावर तीन, कोमा दो की पावर चार गुणा तीन की पावर दो गुणा पांच का महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ बताना क्या होगा। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषा में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो एचसीएफ होता है। और वह संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो हो जाएगा आपका एलसीएम।
तो एचसीएम की हम बात करें तो ऐसी संख्या निकालो, इसमें ऐसी इन चारों ऑप्शन में से ऐसी संख्या निकालो जो इन तीनों को दोनों को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड कर दे। अब आप बोलोगे कि भैया डिवाइड करने के लिए इसमें से कॉमन निकाल लो। देखो 2 की पावर 2 है, बिल्कुल है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करता हूँ 3 की पावर 5 यहाँ है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 2 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। उसके बाद 5 की पावर 1 कॉमन है, ना कि 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो 2017 में आया हुआ है, आपको दिया गया है 4/5, आपको दिया गया है 5/7 और आपको दिया गया है 4/7। इसका महत्तम समावर्तक आपको HCF बताना। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर भिन्न हमें कोई संख्या दी हुई है, अगर मुझे उसका एचसीएफ निकालना है, तो मुझे अंश का, जो अंश में लिखा हुआ है उसका, जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका एचसीएफ ही निकालते हैं। जो निकालना होता है, जैसे हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और अगर हमें यहाँ एलसीएम निकालना होता तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, और नीचे हर का निकाल देते हैं दोस्तों, क्या हर का निकाल देते हैं दोस्तों? एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4, 5 और 4, इसका मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, और 5,7,7 का मुझे निकालना है एलसीएम। तो कितना हो जाएगा बोलो? इसका एचसीएफ आ जाएगा 1 और इसका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 35, यानी 1/35 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1/35, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 दशमलव तक अनुमानित मान ज्ञात करना है, आपका क्या हो जाएगा? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको बताना आपका आंसर क्या होगा। इसमें एक छोटा सा करेक्शन आप कर लीजिए दोस्तों, ये आपका प्लस ना होके ये आपका डिवाइड का साइन है, ये आपका प्लस का साइन ना होके ये आपका डिवाइड का साइन है, बस इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये हमारे पास करना था हमें। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का, ठीक है, ये डिवाइड का साइन है दोस्तों। अब आप मुझे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप बोलोगे भैया आप इन सबको ऐड करो। देखो इसमें दशमलव के बाद 4 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है, और इसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट है। यानी इसका मतलब क्या है? दशमलव के बाद अगर कोई 1 डिजिट है, उसके आगे तुम कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर दशमलव से पहले कोई डिजिट, तो उसके पहले आप कितने बिट जीरो लगा सकते हैं? आपने ये बेसिक चीजें पढ़ी होगी आपस में, मतलब शुरुआत में पढ़ी होंगी। ये हो जाएगा 33 हमारे पास, 3 3 सॉरी 3 3, इसके बाद में आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। हमें क्योंकि 4 डिजिट बनानी है दशमलव के बाद, तब हमारा आंसर सही उत्तर आ जाएगा। 3 3 है, उसके बाद एक दशमलव में यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद ये 3 3 3 और 3 है दोस्तों। तो आप क्या करोगे? इन सबको ऐड करोगे। देखो इसके आगे क्या था? 454, इसके आगे क्या था? 346 था, 346 था। मैं आपको बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये था 3 3 4 6, ये था 3 3 4 6, ठीक है। इसमें आपको सबको ऐड करना है, उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है 50 से, आपको इसको डिवाइड कर देना। देखो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, उसके बाद 3 और 3 6 और 3 9 आ जाएगा, 3 और 3 6 और 3 9 और 5, 9 और 6 15 आ जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। देखो 6 4 10 और 6 और 6 12, 10 और 12 22 और 1 23 का 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 12 4 चौक 16, 16 और 2 होते हैं 18 का 8 हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों। इसको आपको 50 से डिवाइड कर देना है, इसको आपको किससे? 50 से भाग दे देनी है। 50 से जब आप इसको भाग दोगे, तो सबसे पहले आप इसको 5 से भाग दे के देखो। 5 से भाग दूंगा मैं इसको, कितनी बार कटेगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, 5 चौक 20 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बच जाएगा आपका 5 एकम 5 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 5 अंक 30 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और देखो 2 दशमलव के बाद हमें लगाना है, तो यहाँ पे तो दशमलव आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या है। और नीचे आपके पास 10 और है, क्योंकि हमने तो 5 से डिवाइड करा ना, तो आंसर हो जाएगा 741.67, आपका सही उत्तर हो जाएगा।
741.67 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलता हूं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 7 नंबर, आपको इसको बताना है। प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ पे फिर हमसे एक थोड़ी सी गलती हुई है दोस्तों। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका डिवाइड का साइन है। यहाँ भी आपका डिवाइड का साइन है, तो थोड़ी सी गलती यहाँ से हमसे हुई है। मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए दोस्तों। ठीक है, ये डिवाइड का साइन आपके पास दिया हुआ है, डिवाइड। तो आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बताना है। ठीक है, ये होमवर्क के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपके पास कौन सा? प्रश्न नंबर है आपके पास 8। आपको बताना है दोस्तों, आपको क्या बताना है? आपको बताना है x माइनस 1/x बराबर आपको दिया हुआ है 0.4। 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, यानी कि कल तो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारणवश दोस्तों। परसों की क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा अच्छे तरीके से फिनिश करा दिया है, और उम्मीद करूंगा कि आपने वो अलजेब्रा की क्लासें अच्छे तरीके से देखी होंगी। तो आपको ये क्वेश्चन करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। आप बोलोगे भैया इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/x बराबर 2/5 लिख सकता हूँ। मुझे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं, जब आपको x प्लस x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है? n दी हुई हो, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो n स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/25 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे दोस्तों 2। तो 25 चौका कितने हो जाएंगे? 25 चौका 100 हो जाएंगे। 100 और 4 कितने हो जाएंगे? 104 हो जाएंगे। और 104 को आपको 25 से डिवाइड करना है। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 25 चौका 100 हो जाएंगे दोस्तों, 25 से कम 25 छक्का 150 हो जाएंगे, यानी 4.16 आपका सही उत्तर आ जाएगा, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपका 9। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, आपको ये क्वेश्चन बताना है अच्छे तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी आपके पास दिया हुआ है, जहां आपको बताया हुआ है कि ए बी जो है आपका बराबर है किसके? ए सी के आपको बराबर दिया हुआ है। और आपसे बोला गया है कि जो एंगल ए है वो आपको 70 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, और एंगल जो सी आपको दिया हुआ है उसका मान आपको निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ट्राइंगल आपको किस तरीके से बनाना है। ये ट्राइंगल आपके पास हो जाएगा, ये ट्राइंगल आपके पास ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। क्योंकि एंगल देखो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, यानी ये वाली भुजाएं हमारी बराबर हो जाएंगी। ये वाली दोनों भुजाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इनके द्वारा जो कोण बनेंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बनेगा आपका दोस्तों, ये भी बराबर हो जाएगा, यानी ये कोण भी आपके बराबर हो जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी के बराबर हो जाएगा। और ये एंगल आपको दिया ही हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? ये 70 डिग्री आपको दिया हुआ है दोस्तों। तो आप मुझे बोलेंगे कि भैया आप इसमें सिंपल तरीके से कर दो। आप जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है, आप उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एंगल ए हो जाएगा प्लस एंगल बी हो जाएगा प्लस एंगल सी हो जाएगा, और बराबर आपका हो जाएगा 180। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसका सही उत्तर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझेंगे, एंगल ए कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है, प्लस ये एंगल ए, ये एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 2 एंगल सी लिख सकता हूँ, और बराबर हो जाएगा 180। जब इसमें से माइनस करोगे आप तो कितना आएगा बोलो? आप इसमें से माइनस करोगे तो एंगल सी बराबर आपका आएगा 110/2, और 110/2 हो जाएगा दोस्तों 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री हमारे पास उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 10। प्रश्न नंबर 10 आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है। देखो प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों? आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है कि तीनों भुजाएं की लंबाई कितनी है? एक की भुजा की लंबाई है 19, एक की है 25 और एक की है 22 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक सटीकता से बाई का मान बता पाएगा? अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था दोस्तों, ये चैप्टर से पहले मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी दोस्तों, तब मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बता देंगे। आपको एक भुजा बतानी है, एक भुजा, तो मैं इसको आसानी तरीके से आपको बताना चाहूंगा। देखो ध्यान से आपको समझेंगे। मैं मान लेता हूं दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज है, और हमारे पास जो त्रिभुज है वो ये आपके पास एक त्रिभुज हो जाएगा।
आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ ये हमारे पास एक त्रिभुज हो जाएगा। और ये त्रिभुज क्या है, मान लेता हूँ ये ए हो जाएगा, इसकी भुजा ये बी हो जाएगी इसकी भुजा, और ये सी इसकी भुजा हो जाएगी। आपको दिया गया है दोस्तों कि एक भुजा इसकी क्या है, एक भुजा 19 डिग्री है, 19 सेंटीमीटर है, एक है 25 और एक है 22। तो 22 का सटीकता से आपको आंसर बताना क्या हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ, ये जो बीसी आपको दिया हुआ है, अगर मैं मान लेता हूँ दोस्तों, ये जो बीसी आपको दिया हुआ है, बीसी माइनस एसी बराबर जो होगा आपके पास, ये बड़ा होगा किससे, ये बड़ा हो जाएगा आपका एबी से, सॉरी एबी से छोटा होगा, और इससे भी बड़ा होगा आपके पास कौन सा, देखो ध्यान से समझेंगे, मैं इसको एक तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो, आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ये वाला, अगर मैं एक बात करता हूँ, ये वाली भुजा और इसमें से जो माइनस करूंगा मैं ये भुजा, इन दोनों भुजाओं को माइनस करूंगा, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दोस्तों बीसी माइनस एसी। ठीक है, ये भुजा छोटी होगी, किससे छोटी होगी, आप बोलोगे भैया एक भुजा आपकी क्या दी हुई है, एक भुजा दी हुई है आपकी ए बी से छोटी होगी, और ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा छोटी होगी किससे, बी सी प्लस ए सी से छोटी होगी। यानी मैंने क्या कर दिया, मैंने दो भुजाओं का योग करके उसमें से एक जो छोटी भुजा है उसको क्या कर दिया, उसको उसके कंपैरिजन कर दी। देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं बीसी की वैल्यू मान लेता हूँ 25, तो 25 इसको मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ 25, ये मान लेता हूँ 19, और ये मान लेता हूँ दोस्तों 22। अपनी तरफ से मान ली मैंने, कुछ भी मान सकते हैं आप, आसानी से कर सकते हैं। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, बोलो 25 माइनस 19 हो जाएगा। ए बी हमने 22 माना, ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस कितना हो जाएगा, 25 प्लस 19 हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे अब तरीके से, आप मुझे बताएंगे ये क्या हो सकता है, ये 6 हो सकता है दोस्तों, और ये 22, और ये हो जाएगा आपके पास 44। यानी जो आपकी 22 की वैल्यू आएगी वो 6 और 44 के बीच में आएगी, 6 और 44 के बीच में आएगी, तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 11। 11 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है जी, तब जाके आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सरल सरल कर पाएंगे। हाँ जी, प्रश्न नंबर कौन सा है आपके पास, प्रश्न नंबर है आपके पास 11। 11 नंबर प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ो दोस्तों, और एक बार करने की कोशिश करो। बस मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बता देता हूँ, ये जो ए है ना दोस्तों, ये ए ना हो के ये ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, ये ए ना हो के ये ट्राइंगल है। मैं इसी चीज को देख रहा था कि इसमें ए तो है ही नहीं। ठीक है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल, आप इसको ट्राइंगल समझेंगे, ट्राइंगल ए पी क्यू आर आपको दिया हुआ है। इस तरीके से बना देता हूँ, आपको दिक्कत ना होगी। ध्यान से समझेंगे, प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिया हुआ है, और ट्राइंगल पी क्यू आर में जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, भुजा क्यू आर की लंबाई, भुजा पी क्यू की लंबाई से 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है, भुजा पी आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। यदि यदि त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल, ये फिर आपको दिक्कत करेगा यहाँ पे, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल आपको बताना है पी क्यू आर, पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से इसको बता सकते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे, मैं मान लेता हूँ एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल आपके पास ये है दोस्तों। ज्योमेट्री के जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से करा दूं, क्योंकि अगर इंडिविजुअली क्लास में लेके आता हूं तो उसमें कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपके बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं ज्योमेट्री से, और इस तरीके के क्वेश्चन ज्योमेट्री से नहीं आते आपको। अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट जितने भी ज्योमेट्री के आपके आए हुए हैं। देखो मैं मान लेता हूँ दोस्तों P, ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा R, हमारे पास एक ट्राइंगल है। पी क्यू मैं मान लेता हूँ दोस्तों, पी क्यू भुजा जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी एक्स। अब इसने क्या बोला, क्यू आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई की 2 गुने से 3 कम है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे इसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 2 गुना यानी कि 2x, और इससे 3 कम है तो 2x माइनस के 3 हो जाएगा। आसानी तरीके से समझ गए होंगे आप। दूसरी बात,
आपको दिया गया है पी आर जो भुजा है पी क्यू की भुजा से जो है 14 सेंटीमीटर अधिक है, यानी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब सिंपल सी इसमें एक बात दी हुई है, क्या वो बहुत सिंपल बात आपको दी हुई है कि इसका जो परिमाप है ना वो 55 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, आप बोलोगे सारी भुजाओं को योग करके, सारी भुजाओं का योग करके जो आपके पास आएगा वो होता है दोस्तों परिमाप। आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी। इसको मैं क्या लिख दूंगा 55 के बराबर रख दूंगा। यहां से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे देखो 3 और 4x हो जाएगा, और 4x से प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 11 और बराबर हो जाएगा दोस्तों 55। तो आप मुझे बताएंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 44 बचेगा, 44 11 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू आपके पास 11 आ जाएगी तो दोस्तों सबसे छोटी भुजाई हमें बतानी थी, तो सबसे छोटी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा आपकी x ही हो जाएगी और वो होगी आपकी 11। समझ गए आप बात को कि नहीं समझ गए। तो x की वैल्यू आपके पास 11 सेंटीमीटर आ जाएगी और यही आपकी सबसे छोटी भुजा होगी। ठीक है, आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर कौन से में, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूँ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, हीरोइन फॉर्मूला से करने हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, पेरी सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने आपको ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ाया था, या मैंने आपको जब आपको 2D मेंसुरेशन पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बोलो, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 10 और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, बटे हो जाएगा 2। आप बोलोगे 24 बटे 2 भैया कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12। बात समझ गए। तो पेरीमीटर आपके पास 12 आ गया। अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया आपको निकालना है त्रिभुज का, तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे भैया s इंटू एस माइनस ए। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा बोलो। एस की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। और 12 में से अगर मैं एक भुजा माइनस कर देता हूँ तो कितनी आएगी, 12 माइनस 6 कितना आएगा, 6 आएगा। 12 माइनस 8 कितना आएगा, 4 आएगा। और 12 माइनस 10 आएगा हमारे पास 2। आप इसको बाहर निकाल दीजिए बस। कैसे निकालोगे देखो, आप मुझे बताएंगे बोलो, 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। इसको 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। देखो मैं इसको एक बार अच्छे तरीके से लिख ही देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसको मैं अंडर रूट के अंदर लिख दूंगा दोस्तों, 3 गुणा 4 लिख दूंगा, ठीक है। और इसको लिख दूंगा 2 गुणा 3, ठीक है। और गुणा में कितना हमारे पास 4 है और गुणा में हमारे पास 2 भी है। तो आप मुझे बताएंगे अब अंडर रूट के बाहर कौन सा निकलेगा। अंडर रूट के बाहर 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 3 है, और 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, और 1 2 और आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलो, आप बोलोगे 4 दूनी 8, और 8 या कितने होते हैं, 8 या 24 होते हैं, यानी कि 24 आपके पास आ जाएगा सही उत्तर। 24 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर आपका, अगर आप इसको वैसे भी करना चाहो ना तो वैसे भी ये आपका, अगर आप इसको और बेसिक तरीके से देखो, ये तो हीरोइन फॉर्मूला हो गया, इससे तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, आपका ये समकोण त्रिभुज ही है। क्यों, देखो अगर ये बड़ी वाली भुजा 10 है तो ये वाली भुजा 8 है और ये वाली भुजा 6 है, तो आप निकाल लीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो आपको हाइट दी हुई है 8, अगर आप उसको दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर 1/2 हाइपोटेनस जो सॉरी हाइट जो होती है, हाइट कितनी है 8 है, और गुणा कितना होता है बेस, तो बेस तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ये आपका क्या था, ये आपको थोड़ा सा समझना था बस कि कैसा क्वेश्चन बन रहा है। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्रम से 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 2600 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी ऊंचाई निकालनी क्या होगी। देखो सिंपल सा बात है दोस्तों, जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घनाभ का, घनाभ का आपको साइन पता है कैसे बनेगी, घनाभ कैसे बनता है, आयत से बनता है। और घन कैसे बनता है, घन बनता है भैया किससे, घन बनता है आपका वर्ग से। तो आयत से बनेगा घनाभ और वर्ग से। माचिस की डिब्बी देखी है आपने, माचिस की जो डिब्बी होती है वो आपकी घनाभ होती है, और जो स्क्वायर होता है आपका 3D स्क्वायर, वो होता है आपका घन। भाई 3D स्क्वायर, अगर स्क्वायर कोई होगा आपके पास, आपने कभी पेपर वेट देखा होगा,
तो पेपर वेट आपका अगर आपके पास स्क्वायर फॉर्म का है यानी उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो वो आपका एक घन हो जाएगा, क्योंकि वो 3D फिगर है, उसकी ऊंचाई भी है, उसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है। आपको घनाभ के बारे में बात करनी है। हमें बोला गया है कि जो घनाभ है ना उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है मुझे आप ये बताएंगे एक बार। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2600 बराबर आपका कितना हो जाएगा। मैं एक बार आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, एक बार आपके सामने इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आप इसका फॉर्मूला जान पाएंगे तो शायद आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो आपको मुझे बताना है, क्या आपको मुझे बताना है इसके घनाभ का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, कई बार लिखाया हुआ है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक बार सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया जो आपके पास होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड यानी घनाभ का, तो वो होता है दोस्तों दो गुणा कितना होता है एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस हो जाएगा दोस्तों ब्रेथ इंटू हाइट, और प्लस हो जाएगा दोस्तों एल इंटू एच यानी कि हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो सिंपल तरीके से आपको इसकी सारी वैल्यू दी हुई है, आप सारी वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल दीजिए। टोटल इसका सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 2600 दिया हुआ है, और बराबर जो आपके पास हो जाएगा दो गुणा, देखो एल इंटू बी, इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई और आपको दिया गया है इसकी लंबाई और चौड़ाई और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है दोस्तों 30, गुणा ये हो जाएगा 20, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20 दोस्तों, और मल्टीप्लाई हाइट आपको निकालनी है, और प्लस आपके पास हो जाएगा हाइट यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपको निकालनी है दोस्तों, और लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपके पास 30। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1300 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 600 आपके पास, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 50 इसको माइनस करेंगे तो 700 बचेगा, और 700 बराबर कितना हो जाएगा 50 H हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे तो H की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 14 पंजे 70 यानी कि आपके पास 14 सही उत्तर हो जाएगा। 14 यानी कि डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई को योग 23 सेंटीमीटर और विकर्ण इसका दिया हुआ है आपके पास कितना, विकर्ण दिया हुआ है आपके पास 5√7, तो आपको बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा। हाँ जी, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग लंबाई चौड़ाई और उसकी गहराई क्या हो जाएगी, घनाभ है क्योंकि गहराई उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये बराबर दिया हुआ है आपको कितना 23 दिया हुआ है। आपको बताना है आपको बताना है दोस्तों इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना दोस्तों, वो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। टोटल सरफेस एरिया जो आपका होता है इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, एल प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे हम किसका, जो इसका डायगोनल दे रखा है डायगोनल का होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। एक दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको इसका और बता दिया, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 5√7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे भैया 23 का स्क्वायर 500, 529 होता है, और माइनस देखो 5 पंजे 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 सत्ते 175 होते हैं। आप इसमें से माइनस करोगे आपके पास उत्तर आ जाएगा कितना 354, 354 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको एक बार याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 15। आपको अनुक्रम दिया हुआ है यानी एक श्रेणी दी हुई है 14, 14, 10, 6, 2, डॉट डॉट डॉट, आपका इसको 14 नंबर का
क्या बताना है? पद बताना है, यानी कि 14वां पद उसका क्या होगा। आप मुझे बताओ 14 नंबर जो 14th टर्म होगी इसकी वो क्या होगी? आप बोलोगे भैया 14 टर्म की बात करते हो तो T14 की बात कर रहे होंगे। T14 कितना होता है? A प्लस 14n-1 यानी कि 13 हो जाएगा, 13 इंटू डी होता है। तो आप मुझे बताओ A कितना है यहाँ पे? A है 14 प्लस 13 इंटू डी कितना है? देखो D है -4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी -4 की। तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 14 प्लस 13 चौका 52 हो जाएगा, और वो भी -52 हो जाएगा। जब -52 माइनस करोगे तो -38 आएगा, -38 आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 17। यदि आपको दिया हुआ है दोस्तों, यदि यदि एक एपी आपको दी हुई है, एक एपी दी हुई है, एपी का पी वा पद क्यू है, पी वा पद, पी वा जो पद है आपको कितना दिया हुआ है? पी वा पद दिया हुआ है क्यू, और क्यूबा पद आपको कितना दिया हुआ है? क्यूबा पद आपको दिया हुआ है दोस्तों पी। तो आपको बताना है इसमें का आर व पद कौन सा होगा, आर व पद आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझेंगे शायद आप इसको कर पाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो शायद कर पाएंगे, और अगर नहीं ध्यान से समझेंगे तो आप इसको थोड़ा सा आप इसको नहीं समझ पाओगे। देखो दोस्तों ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात करता हूँ पीवे पद की, अगर पीवे पद की बात करता हूँ तो पीवा पद क्या होगा? ए प्लस P-1 हो जाएगा, P-1 इंटू डी हो जाएगा, ये आपका पीवा पद हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ क्यूबे पद की, पीवा पद कितना दिया हुआ है? पीवा पद आपको क्यू दिया हुआ है, तो ये बराबर क्यू के हो जाएगा। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पे क्यूबे पद की बात करता हूँ तो ए प्लस कितना हो जाएगा? ए प्लस Q-1 इंटू डी हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा? पी के हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आसानी से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटा दो। ये वाली जो इक्वेशन आपको दी हुई है ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। इसको आपको दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर देना। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी इक्वेशन को पहली में से पहली को माइनस कर देना। कैसे करेंगे? देखो जब इसको मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे आओ आओ ध्यान से समझो, इसमें से ए तो कट ही जाएगा, और जब ए कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास Q-1, Q-1 माइनस P-1, और इंटू हो जाएगा आपका कितना? इंटू हो जाएगा आपके पास डी, इंटू आपके पास डी हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों P माइनस के Q। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो Q माइनस P, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस के 1 हो जाएगा, माइनस के 1 ये कट जाएगा आपस में, ये आपस में कट ही जाएगा। बराबर आपका कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा D, और D बराबर आपके पास हो जाएगा P माइनस के Q। समझ गए आप बात को? तो Q की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना, Q की वैल्यू, यहाँ पे जो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आपके पास जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? D की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास, D की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पे D की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल दीजिए, बस सिंपल तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे आप A की वैल्यू निकाल दीजिए, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे D की, और D की वैल्यू रखेंगे तो A हो जाएगा, A प्लस ये हो जाएगा P-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -1 बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके पास Q। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A की वैल्यू हो जाएगी भैया, ये हो जाएगा Q, और ये माइनस के है तो इधर जाके प्लस के P हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास -1। ठीक है, ये A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको आर बी टर्म निकालनी है। तो आर बी टर्म कितनी हो जाएगी? A प्लस R-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू -1 है, तो कितना हो जाएगा? A की वैल्यू हो जाएगी P प्लस Q -1, और प्लस कितना हो जाएगा ये आपके पास? क्योंकि माइनस का हो जाएगा, भाई माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये माइनस का आर हो जाएगा और प्लस के 1 हो जाएगा, माइनस के आर और प्लस के हो जाएगा 1। ठीक है, ये कट जाएगा आपके पास। तो Q प्लस P माइनस आर आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, Q प्लस P माइनस आर। तो Q प्लस P माइनस आर यानी कि ये उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलता हूं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपके पास 18। 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका कैसे होगा। ए और बी दो समुच्चय को इस ऐसे माना जाता है कि नंबर ऑफ ए जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16, नंबर ऑफ बी जो आपको दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है कितना? 14 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25। आपको निकालना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या है?
नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर जो होता है दोस्तों नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। उम्मीद करूंगा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था और आपने इसको अच्छे तरीके से सीखा होगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख गए तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताओ कैसे होगा इसका आंसर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 25 बराबर नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 प्लस दे रखी है कितनी 14 और माइनस कितनी दे रखी है ए नंबर ऑफ ये आपके पास हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 5। ठीक है, यहाँ 30 बन जाएगा, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा 5। यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके कौन सा दिया हुआ है, प्रश्न नंबर आपको दिया हुआ 19। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, आप इसको शायद कर पाओ। वेन डायग्राम का आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। वेन आरेख एक, आपको वेन आरेख दिया हुआ है, इसमें एक थिएटर में आइसक्रीम और पे खरीदने वाले लोगों की जो संख्या दी हुई है, दर्शाई हुई है। आइसक्रीम 3 रुपए में और पेय पदार्थ 2 रुपए में बेचा जाता है। कुल 262 रुपए खर्च हुए। निम्नलिखित लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे। कितने लोगों ने जो कितने लोग थे जिन्होंने आइसक्रीम और जो ड्रिंक है दोनों खरीदी, ये आपको बताना। करके देखो क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 आप इसको करके देखो, शायद आप इसको अच्छे तरीके से कर पाए। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको इसको फॉर्मूले से एक बार कोशिश करता हूँ बताने की। आप मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ किसकी कि लोग जो हैं आपके, मैं मान लेता हूँ कि एन लोग हैं जिन्होंने दोनों चीज खरीदी। मान लेता हूँ अपनी तरफ से, ये एक्स लोग मान लेता हूँ, एन लोग मान लेता हूँ। एन लोग हैं जिन्होंने ड्रिंक भी खरीदी और जिन्होंने आइसक्रीम भी खरीदी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या दी हुई है, आप मुझे बताओ, ये जो एन लोग हैं इन्होंने आइसक्रीम भी खरीदी होगी और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी खरीदी होगी, तो 2 रुपए की आपको कितनी दी हुई है, 2 रुपए की आपको ड्रिंक दी हुई है और 3 रुपए की आपको आइसक्रीम दी हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई। और प्लस इसने बोला है कि यहाँ पे इसने बोला है कि जो 16 लोग हैं उसने आइसक्रीम खरीदी, तो 16 लोग क्या है, आइसक्रीम खरीदने वाले। और आइसक्रीम है कितने रुपए की, आप बोलोगे भैया आइसक्रीम है 3 रुपए की। उसके बाद प्लस यहाँ पे 32 लोग जो है वो 32 लोग हैं दोस्तों पेय पदार्थ खरीदने वाले। तो पेय पदार्थ खरीदने वाले कितने हैं, 32 लोग, और पेय पदार्थ है कितने रुपए का, 2 रुपए का। इस तरीके से जो पैसा खर्च होता है वो टोटल पैसा खर्च होता है 262 रुपए। 262 रुपए इस तरीके से टोटल पैसा खर्च होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, ध्यान से समझेंगे आप। ये हो जाएगा नंबर ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n और प्लस हो जाएगा कितना 16 या हो जाएगा दोस्तों 48 और प्लस कितना हो जाएगा 32 दूनी हो जाएगा 64 और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 262। आप इसको सोल्व करोगे, आपके पास जो नंबर ऑफ एन की वैल्यू जो आपको निकालनी है ना, एन की वैल्यू बतानी है आपको, तो आप इसको लिख दूंगा 5n। तो 5n बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 5n बराबर हो जाएगा भैया, इसमें से आप माइनस करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे 150 बचेगा। और 150 बचेगा तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास आ जाएगी 30। n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30। यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, आपको बताना है पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास क्या दिया हुआ है। परास, परास का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की वीडियो करा दी है दोस्तों। आपने अगर स्टैटिस्टिक्स की वीडियो नहीं देखी हो तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को कर सकते हैं। 3 क्लासेस में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स कराया है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराने थे और अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाया है दोस्तों। तो आप अच्छे तरीके से वो वीडियो देख सकते हैं, 3 के 3 पार्ट। वहां पे आपको स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो उस ही प्ले लिस्ट से, जो उसी वो आपकी 3 वीडियो है वहां से ही आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताए हैं उन कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आपको बताना है पहली 7 अभाज्य संख्याएं। तो पहली 7 अभाज्य संख्याएं निकाल लीजिए। पहली 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आप बोलोगे भैया 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 5 के बाद 7 होती है दोस्तों, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है और ये हो जाएगा फिर आपके पास 17। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है परास। परास का मतलब होता है दोस्तों जो मिनिमम वैल्यू होती है, उस मिनिमम वैल्यू
जो सबसे बड़ी वैल्यू वो होती है उसमें से अंतर निकाल दीजिए। परास का मतलब रेंज ही तो होता है कि डाटा किस रेंज से किस रेंज तक गया। तो ये डाटा किस रेंज से किस रेंज तक गया, 17 माइनस के 2 तक, और 17 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो 15 इसकी परास हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 21। मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे बताना है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको हजारों बार करा चुका हूं, मतलब हजारों बार तो नहीं, 10 बार करा चुका हूँ लगभग लगभग, जब से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दो पासों को एक बार फेंकने पर इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि न तो एक भी न तो एक भी दोहरा और न ही कुल संख्या का योग 8 आए। मतलब न तो, आपको क्वेश्चन बताना है दोस्तों, दो पासों को एक साथ फेंकने पर, एक बार फेंकने पर इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है लैंग्वेज का थोड़ा घपला हो गया हमारे साथ। क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ बेचने पर फेंकने पर सॉरी, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। न तो एक भी दोहराया दोहरा और न तो कुल संख्या का योग 8 है। ठीक है, न तो कुल संख्या का योग 8 है, और न ही दोहराया जाए, इसका मतलब यही हो सकता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, देखो करके देखते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं, जो हम समझ पा रहे हैं उससे देखते हैं उसकी। इसका मतलब है दोस्तों कि जो योग है ना आपका योग, या तो डबल ना आए। इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास एक पासा फेंका गया, दो पासे फेंके गए, इन पासों पे एक जैसी संख्या ना आए। एक तो हो सकता है ये, इसने बोला है ना कि दो दोहरा ना है, दोहरा दोहरा का मतलब है कि जो पासे है ना दोनों दोनों पासों पे एक जैसी संख्या ना आए। एक तो ये कंडीशन लगे, और उनका योग 8 ना हो, उनका योग 8 ना हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, या तो सिंपल हो जाएगा ना फिर तो क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे बताओ 8 योग कैसे बन सकता है। 8 योग जो बन सकता है वो कैसे बन सकता है, आप बोलोगे भैया एक पे 2 आ जाएगा, एक पे 6 आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। एक पे 6 आ जाएगा, एक पे 2 आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। एक पे 3 आ जाएगा, एक पे 5 आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। एक पे 5 आ जाएगा, एक पे 3 आ जाएगा तो 8 बन जाएगा आपका। ठीक है, और और कैसे बन सकता है बताओ 8, और बन सकता है 4 4 से, तो फिर तो वो दोहराया जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो सकती है, और एक कंडीशन हो सकती है दोस्तों 4 और 4 से। अब मुझे बताओ जो दोहराने वाली कंडीशन क्या है, पहले पासे पे 1 हो, दूसरे पासे पे 1 हो, पहले पासे पे 2 हो, दूसरे पासे पे 2 हो, पहले पासे पे 3 हो, दूसरे पासे पे भी 3 हो, और 4 हमारा क्योंकि यहाँ पे काउंट हो गया तो 5 5 देखेंगे, 5 और 5 हो जाएगा, और 1 हो, 6 और 6, यही तो आ सकती है कंडीशन। अब ये कंडीशन आप गिन लीजिए, ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 5 हो जाएंगी, और 5 आपको ये दी हुई है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 आपके पास 10 हो जाएंगे। तो ये 10 जो आउटकम है ये नहीं होने चाहिए। तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम होते हैं 36, 36 में से 10 माइनस करेंगे तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे वो बन जाएगा 26, और 26 बटे टोटल आउटकम कितना है 36। तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा बोलो, तो 13/18 आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 13/18 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 13/18, 13/18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसने बोला ना कि या तो दोहराया नहीं जाना चाहिए, और साथ में योग 8 नहीं आना चाहिए। तो हमने देख लिया कि योग 8 वाले कितनी कंडीशन बन रही है, और दोहराए जाने वाली कितनी कंडीशन बन रही है, उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, आपका आंसर आ जाएगा। ये पाई चार्ट का आपके पास जो ग्राफ का क्वेश्चन है, ये दंड आरेख का यानी कि बार चार्ट का ग्राफ है, इसको ध्यान से समझेंगे। आपको दिया गया है, ऊपर दिया गया है आपको, आप इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, और क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ो, पढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आसान है, अगर आप इसको कर पाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे।
ठीक है। देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया गया है दंड आरेख यानी कि बार चार्ट एक कंपनी द्वारा 2 वर्षों में निर्मित 6 अलग-अलग प्रकार की कारों की प्रतिशत दर्शाता है। यदि 2001 में P प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान होता है तो 2001 में उत्पादित P प्रकार की कारों की संख्या आपको बतानी कितनी होगी। ठीक है जी, ओके। आपको बताना है P प्रकार की कार, तो P प्रकार की कार कितनी है, ये आपकी P प्रकार की है। और इस P प्रकार की जो कार है ना, ये यानी कि हमारे पास ये इस तरीके का बनना है, तो इस तरीके का ये है, ये तो है। अब ये डाटा जो दिया हुआ है, इस डाटे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी। अब इसने बोला है क्या, इसने बोला है यदि 2001 में P प्रकारों की जो कारों का उत्पादन है, जो P प्रकारों की कारों का उत्पादन जो है, उत्पादन का जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत आपको वो प्रतिशत 2000 के समान होता है तो 2001 में उत्पादित P प्रकार की कारों की संख्या आपको बतानी क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करो। ये कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कांस्टेबल में 2024 वाला आपका प्रश्न पेपर हुआ था ना कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल का 60,244 जो वैकेंसी थी, उसका जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको कर पाएंगे, कांस्टेबल का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाओगे। आप इसको ध्यान से समझो एक बार, आप जब इसको ध्यान से समझोगे, देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं 2000 में बात करता हूँ, 2000 में P प्रकार की जो जो संख्याएं हैं P प्रकार की जो है, देखो 2000 की बात करी जा रही है। 2000 में जो है ना, सन 2000 में सन 2000 की बात हो रही है। सन 2000 में जो P प्रकार की कारें हैं दोस्तों, P प्रकार की कारों का जो प्रतिशत है, सन 2000 में जो P प्रकार की कारों का जो प्रतिशत है P का, वो बराबर है आपके किसके, वो बराबर है 2001 में 2001 में बराबर है किसके, प्रतिशत के P के। और ये बराबर कितना दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ सीधा सीधा 30%। भाई सीधा सीधा 30% ही तो बता रखा है। देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आप मुझे ध्यान से बताओ एक बात, यहाँ पे देखोगे जब आप इसको, यहाँ पे जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, देखो ध्यान से समझो, तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है ना, ये जो डाटा आपका दिया हुआ है 30 के बराबर दिया हुआ है, 30 है ना, तो 30 के बराबर है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ दोस्तों, तो 2000 में बात करते हैं, 2000 में, तो आप मुझे बताओ 2000 में है कितना टोटल, 2001 में टोटल कितना है, तो 2001 में टोटल है भैया 44,000। यानी 44,000 का आपको कितने परसेंट निकालना है, 44,000 का आपको 30% निकालना है, 30% निकालना है, 30%। और 30% जब निकालोगे, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा भैया किसके, ये बराबर आप निकाल लो किसके हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, और 3 चौक 12 का कितना हो जाएगा, 2, और 3 चौक 12 और कितना हो जाएगा, 13, ये हो जाएगा आपके पास। अब दूसरी बात आपको कितना है, ये 44,000 नहीं है, ये 44 लाख दिया हुआ है दोस्तों, ये 4,40,000 दिया हुआ, तो एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे और लग जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1,32,000। तो सिंपल है, बस यही तो करना था हमें, सिंपल दिया हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 24। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। एक सर्वेक्षण हुआ, एक विकल्प ए वाले हैं और एक विकल्प बी वाले हैं। ए वाले जो हैं वो 60% लोग हैं, बी वाले जो हैं वो 40% लोग हैं। बात समझ में आ गई। यदि कुल जो है 500 उत्तरदाता है तो कितने लोगों ने विकल्प ए को चुना, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम लूं या मैं इसका रेशियो लूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 3:2 आ जाएगा। यानी टोटल कितना है आपके पास, 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट की वैल्यू जो बता रखी है दोस्तों, वो 500 के बराबर बता रखी है। आपको दिया गया है, आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है कि ए विकल्प चुनने वाले कितने हैं, तो ए विकल्प चुनने वाले कितने हैं, 3 यूनिट है, तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 300 हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका 25। ए बी का 250% है, ए जो है दोस्तों, ए वो बी का 250% है, तो अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूँ 100, तो इसका 250% है, तो 250 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा तरीका है।
आप इसको 25 से डिवाइड करो, ये 10 बार कर जाएगा। एक 25 से कितने बार, 25 चौका 100 बार, यानी ऑप्शन 5:2 आ जाएगा। सिंपल है ना, 5:2 आ जाएगा। 5:2 इनका रेशियो आ जाएगा। इसने बोला है कि, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि बी, ए प्लस बी का कितने प्रतिशत, तो मैं बी की बात चल रही है, तो बी जो है वो ए प्लस बी का, ए प्लस बी संयुक्त रूप से कितना है, 7 है। 7 का कितने प्रतिशत है, आंसर हो जाएगा आपका 100%। तो आप जब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आपके पास 2 सा आंसर बनेगा, यानी कि 28 सही 4/2 होता है। क्योंकि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। अब इसका ये तो दुगना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7% हो जाएगा। तो 28 सही 4/7% आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। आगे चलता हूं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन को करो ध्यान से, करने की कोशिश करो। एक दुकानदार 5500 रुपए में, सॉरी 55,000 में एक एयर कंडीशन बेचता है। 55,000 में बेचता है, ध्यान से समझना, 55,000 में एक एयर कंडीशन बेचता है, समझ गए बात को। और उपहार के रूप में 5,000 का एक गिफ्ट वाउचर मुफ्त देता है। एक गिफ्ट वाउचर उसने क्या दिया, मुफ्त दे दिया उपहार के रूप में। 50,000, 55,000 का क्या बेचा उसने, 55,000 का क्या बेचा उसने, एयर कंडीशन बेचा, एसी बेचा। और 5,000 रुपए उसने किस रूप से दे दिए, 5,000 रुपए उसने दोस्तों, 5,000 रुपए उसने मुफ्त रूप से उसको, मतलब गिफ्ट के रूप में दे दी। ये बात आपको समझ में आ गई, 5,000 रुपए उसने गिफ्ट के रूप में उसको दे दी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है, दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपए लेता है। अगर उसको घर पर डिलीवरी करनी है एयर कंडीशन की, तो वो ग्राहक से 2,000 रुपए लेता है। ग्राहक से क्या करता है, 2,000 रुपए लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का नुकसान हुआ, अगर पूरे लेन देन की मैं बात करता हूँ, दुकानदार को 30% का नुकसान हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाए तो। देखो सबसे पहले आपको इसमें सीपी निकालना है, ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन। आप मुझे बताओ दोस्तों, आपके पास 55,000 रुपए का क्या है, एक एयर कंडीशन है, आप उसको बेच रहे हो, 55,000 का आपने बेचा, और 5,000 रुपए उसको उपहार के रूप में दीजिए, तो आपके तो 5,000 माइनस हुए ना भाई, आपके तो 5,000 माइनस हुए। आपने फ्रीज दिया तो आपको 55,000 मिले, और आपने 5,000 उसको माइनस कर दिया, तो नेट आपको कितने मिले, नेट आपको कितने मिले, नेट आपको 50,000 मिले। और इस 50,000 में आपको साथ में डिलीवरी चार्ज और मिल गया 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए आपको डिलीवरी चार्ज और मिल गया। तो आप मुझे बताओ नेट आपको कितना फायदा हुआ, मतलब नेट जो पैसा आपको मिला वो कितना मिला, आप बोलोगे 5,200 रुपए का मिला पैसा हमारे पास। अब ये टोटल जो है आपके पास 5,200 आ गया। अब ये जो 5,200 है दोस्तों, ये जो टोटल है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास दिया हुआ है, ये 30% की हानि के बाद। भाई ये 30% की हानि तो हुई, इसने बोला ना इस कंडीशन में उसको क्या होता है, 30% की हानि होती है। तो 30% की हानि का मतलब होता है कि जो 5,200, ये 52,000 रुपए है आपके पास, ये किसकी, ये ये 30 की वैल्यू है, 130 की वैल्यू, आपको 100 की वैल्यू निकालनी, तो कितना आ जाएगा बोलो, आप बोलोगे 4,000 आ जाएगा। यानी 4,000 रुपए का आपका क्या था, 4,000 आ जाएगा ना। 30% का मुनाफा होता है, तो सही बात तो है, मुनाफा का मतलब है हानि, सॉरी मुनाफे का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट माफी चाहूंगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका हो गया। तो 4,000, 40,000 रुपए का आपका क्या था, एयर कंडीशन था। 40,000 का आपके पास एयर कंडीशनर था, जो आपके एयर कंडीशन की सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस था वो 40,000 था। अब उसने बोला है कि अगर वो 5,000 रुपए ना दे उसको, 5,000 रुपए उसको ना दे, किसके रूप में, उपहार के रूप में अगर उसको 5,000 रुपए ना दे, तो आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर 5,000 रुपए ना देगा तो यानी कि 5,000 इसके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो 5,000 जब इसके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 57,000। यानी अब उसने 44,000, 40,000 रुपए का एयर कंडीशनर 57,000 का बेचा, तो उसको फायदा कितने का हुआ, आप बोलोगे भाई 17,000 का फायदा हुआ, नेट फायदा 17,000 का हुआ। आप इसको डिवाइड कर देंगे 40,000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आ जाएगा 42.5%। सोल्व करेंगे 42.5% सही उत्तर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। 27 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, एक स्टोर पर चार खरीद, मतलब एक स्टोर पर 4 खरीदे एक मुफ्त पाए का प्रमोशन चल रहा है। तो आप मुझे बताओ शुद्ध प्रतिशत छूट कितनी होगी, आप मुझे बताओ, एक मुफ्त मिल रही है और दुकानदार की कितनी जा रही है, 5 जा रही है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100%, तो आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 20% आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है 28। देखो ये क्वेश्चन इजी है, आपको ये क्वेश्चन करके बताना है, ये क्वेश्चन डिस्काउंट का है दोस्तों।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डिस्काउंट का करके बताना आसान है, आप इसको कर लोगे आसानी से। अगले क्वेश्चन पे आओ 29 नंबर पे। अर्जुन 8,000 मूल्य का एक मोबाइल फोन खरीदता है। वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपए क्या करता है, 3500 रुपए का भुगतान कर देता है। और बाकी आपके जो भुगतान है वो 18 महीने के बाद करता है, जिस पर उसे 8% का वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना होता है। आपको बताना है कि मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि कितनी होगी। देखो ये किस्तों वाला क्वेश्चन हो गया भाई, ये किसका क्वेश्चन हो गया, किस्तों वाला हो गया। तो किस्तों वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है वे तो मैंने आपको कई बार कराए हैं, तो आप इसको कर देंगे आसानी से। देखो ध्यान से समझें। आप मुझे बताओ दोस्तों, 8,000 रुपए क्या करता है, अर्जुन जो है 8,000 रुपए का क्या था, 8,000 रुपए का एक मोबाइल था उसके पास, मतलब उसको एक 8,000 रुपए का मोबाइल लेना था। और उसने 8,000 रुपए में से 3500 रुपए क्या कर दिए, जमा कर दिए। 3500 रुपए जमा कर दिए। 3500 जब जमा कर दिए तो उसके पास अब जो बकाया धन बचा वो कितना बचा। आप बोलोगे भैया 4500 उसके पास धन बचा बकाया, जो उसको क्या करना है, देना है। और आपको पता है ये 18 महीने में देना है। 18 महीने की जो अगर मैं इसको साल में चेंज करूंगा तो 3/2 साल होते हैं, यानी कि 1.5 साल होते हैं, तो 1.5 साल को 3/2 साल लिख देता हूँ। दूसरी बात, अब कुल ब्याज कितना होगा भाई, 8,000 रुपए का मोबाइल था, 3500 रुपए उसके इन हैंड दिया है वो, और इन हैंड दिया है तो अब उसके पास ब्याज जो लगेगा वो 4500 रुपए लगेगा। और 4500 रुपए पे जो ब्याज लगेगा दोस्तों वो कितने दिन के लिए लगेगा ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ कितने परसेंट पे, 8% पे लगेगा। मल्टीप्लाई कितने साल के लिए, 3/2 साल के लिए, और डिवाइड हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जो इसका ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये परसेंटेज हट जाएगा क्योंकि हमने नीचे 100 लिख दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका ब्याज कितना लगेगा। यहाँ से जो आपका ब्याज निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आसानी से। यहाँ से ही कट जाएगा 4 बार, और 4 या 12, और 12 की मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा भाई, 12 की मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 12 45 दूनी 90, यानी कि 540 हो जाएगा। तो 540 रुपये उसके पास ब्याज आ जाएगा। जब 540 उसको ब्याज मिल गया तो आप मुझे बताओ अब जो उसको पैसा देना है वो कितना देना है भाई। 8,000 तो उसका था मोबाइल, और 540 उसको क्या दे दिया, 540 उसने ब्याज दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8,540। तो 8,540 रुपये उसको टोटल पैसा देना पड़ेगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आखिरी प्रश्न है आज की आपकी क्लास का। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप मुझे होमवर्क के तौर पे करके बताएं, जरूर आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।